कल्पना कीजिए, एक देश का प्रेसिडेंट अपने प्लेन में बैठकर किसी दूसरे देश जा रहा है। बैग पैक हो चुका है, प्रोग्राम तय हो चुका है और ठीक एक दिन पहले तीन देश बोलते हैं कि आपका प्लेन हमारे एयर स्पेस से नहीं गुजर सकता, आपकी फ्लाइट कैंसिल है, आपका दौरा कैंसिल होगा। और ये तीनों देश ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक और देश है जो ऐसा करने के लिए इन पर प्रेशर डाल रहा है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये कल हुआ है, यानी कि 21 अप्रैल 2026 को ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंग-ते को अपनी अफ्रीका यात्रा कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि सिशेल्स, मॉरिशस और मेडागास्कर ने उनके प्लेन को अपने एयर स्पेस से गुजरने की परमिशन नहीं दी और इसके पीछे था चीन का दबाव। लेकिन सवाल यह है कि चीन को ताइवान के प्रेसिडेंट की एक छोटी सी अफ्रीका यात्रा से इतनी तकलीफ क्यों है? ताइवान की अफ्रीका में ऐसी क्या पॉलिटिक्स है जो बीजिंग की नींद उड़ा देती है और ताइवान के लिए ये सब क्या मायने रखता है? तो चलिए पूरा मामला शुरू से समझते हैं। आज 2026 में ताइवान को सिर्फ 12 देश ऑफिशियली मान्यता देते हैं। जी हाँ, सिर्फ 12 देश। इनमें ज्यादातर छोटे छोटे देश हैं, जैसे कैरेबियन में बेलीज, ग्वाटेमाला, हैती, पराग्वे, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लुसिया, सेंट विंसेंट। और पैसिफिक में मार्शल आइलैंड, पलाउ, तुवालू। इसके अलावा यूरोप में वेटिकन सिटी है और अफ्रीका में सिर्फ एक देश बचा है, इस्वातिनी, जिसे पहले स्वाजीलैंड कहा जाता था। इस्वातिनी ये साउथ अफ्रीका में छोटा सा लैंडलॉक देश है, करीब 13 लाख की आबादी है। यहाँ एक राजा है, किंग मस्वाती तृतीय, जो 1986 से गद्दी पर बैठे हुए हैं। मतलब करीब 40 साल से ये देश एक ही राजा के अंडर है। अफ्रीका के आखिरी एब्सोल्यूट मोनार्क में से एक, यानी वो अकेले फैसला लेते हैं, वो भी तब जब वहां पर कोई भी डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन नहीं है। अब ताइवान और स्वातिनी का रिश्ता 1968 से है, यानी कि 57 साल पुराना। किंग मस्वाती तृतीय ने अब तक 19 बार ताइवान का दौरा किया है। 2024 में जब प्रेसिडेंट लाई चिंग ने ताइवान के प्रेसिडेंट का पद संभाला था, तो किंग मस्वाती उनकी शपथ समारोह में खुद ताइपे आए थे। ताइवान ने एस्वातिनी में बिजली पहुंचाने के प्रोजेक्ट में मदद की, एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट किया, एजुकेशन में स्कॉलरशिप दी है। और जब 2021 में किंग मस्वाती तृतीय को कोविड हुआ तो ताइवान ने एंटीवायरल दवाइयां भेजी थी जिनसे वो ठीक हो गए थे। 2018 में जब बुर्किना फासो ने ताइवान को छोड़कर चीन से रिश्ते जोड़ लिए थे, तब से एस्वातिनी अकेला अफ्रीकी देश बचा है जो ताइवान को मान्यता देता है। मतलब पूरे अफ्रीका महाद्वीप में ताइवान का एक ही दोस्त है और वो है एस्वातिनी। अब आते हैं मेन कहानी पर। इस महीने में किंग मस्वाती तृतीय के गद्दी पर बैठने के 40 साल पूरे हो रहे हैं और साथ ही उनका 58वां बर्थडे भी है और ताइवान एस्वातिनी के 58 साल के डिप्लोमेटिक रिश्ते का जश्न भी है। इन तीनों मौके को मिलाकर एक बड़ा सेलिब्रेशन का प्लान किया गया था। किंग ने खुद एक पर्सनल लेटर लिखकर प्रेसिडेंट लाई को इनवाइट किया था और लाई को 22 से 26 अप्रैल तक वहां रहना था। कई अफ्रीकी देशों के 40 ऑफिशियल्स भी इस इवेंट में आने वाले थे। प्रेसिडेंट लाई के लिए ट्रिप बहुत ही अहम थी। नवंबर 2024 के बाद से उन्होंने ताइवान से बाहर कोई भी ऑफिशियल दौरा नहीं किया था। पिछली बार वो मार्शल आइलैंड, तुवालू और पलाऊ गए थे और गुआम से होकर लौटे थे। इस बार ताइवान से सीधे स्वातिनी का रूट का प्लान था, मिडिल ईस्ट से बचते हुए, क्योंकि ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो एरिया काफी रिस्की है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर उनका पूरा प्लान था क्या। प्लान में ताइवान से प्लेन उड़ना था, हिंद महासागर के ऊपर से जाना था, सिशेल्स, मॉरिशस और मेडागास्कर के एयर स्पेस से होते हुए एस्वातिनी को उसको पहुंचना था। लेकिन 21 अप्रैल को, यानी ट्रिप से ठीक एक दिन पहले, ताइवान के प्रेसिडेंशियल ऑफिस के सेक्रेटरी जनरल पान मेंग आन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सिशेल्स, मॉरिशस और मेडागास्कर ने बिना किसी पूर्व सूचना के ओवरफ्लाइट परमिशन जो थी, वो परमिट जो था, वो रद्द कर दिया है। मतलब इन तीनों देशों ने कहा कि ताइवान के प्रेसिडेंट का चार्टर प्लेन हमारे ऊपर से नहीं जा सकता है। और ताइवान के मुताबिक ये तीनों देशों ने अपने आप ऐसा नहीं किया, बल्कि चीन ने इन पर एक इंटेंस प्रेशर बनाया, आर्थिक दबाव डाला। और ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी ताइवानी प्रेसिडेंट को फ्लाइट परमिट रद्द होने की वजह से अपना विदेशी दौरा कैंसिल करना पड़ा। पर चीन ने इस पूरे मामले पर कहा क्या, ये भी समझ लीजिए। चीन के ताइवान अफेयर ऑफिस ने बुधवार को एक प्रेस ब्रीफ में कहा कि वो इन तीनों देशों के पोजीशन और एक्शन की सराहना करते हैं, जिन्होंने वन चाइना प्रिंसिपल को बरकरार रखा। और साथ ही ये भी कहा कि इन देशों ने अपनी मर्जी से ये फैसला लिया है, इसमें चीन की कोई दखलंदाजी नहीं है। लेकिन चीन यहाँ नहीं रुका।
चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक और बयान दिया जो कि काफी सख्त था। उन्होंने कहा कि रिपब्लिक ऑफ चाइना का तथाकथित प्रेसिडेंट अब दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये सीधा लाई चिंगते के ऑफिशियल टाइटल पर हमला था, क्योंकि ताइवान खुद को ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है और चीन कहता है कि ये नाम, ये हैसियत अब वैध नहीं है। और ये कोई नई बात नहीं है। चीन ने पहले भी लाई चिंगते को ट्रबल मेकर और क्रॉस स्ट्रेट शांति को बर्बाद करने वाला कहा है। चीन की नजरों में लाई ताइवान के इंडिपेंडेंस के समर्थक हैं और चीन ऐसे किसी भी लीडर को बर्दाश्त ही नहीं करता। दूसरी तरफ सिशेल्स और मेडागास्कर ने रॉयटर्स को बताया कि उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि वो ताइवान को मान्यता ही नहीं देते। मतलब उनका कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि ताइवान और अमेरिका ने इसके लिए क्या किया। प्रेसिडेंट लाई ने फेसबुक और एक्स पर पोस्ट करके चीन की कोएसिव एक्शन की आलोचना करी है। उन्होंने लिखा कि चीन की ये दमनकारी कार्यवाही दिखाती है कि तानाशाही शासन इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए कितना बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि कोई भी धमकी या दबाव ताइवान के दुनिया से जुड़ने के इरादे को बदल ही नहीं सकता। ताइवान ने कहा कि किंग मस्वाती तृतीय के सेलिब्रेशन में उनकी जगह एक स्पेशल एनवॉय भेजा जाएगा। इस्वातिनी की सरकार ने यह भी कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लाई नहीं आ पाए, लेकिन इससे दोनों देशों के लंबे रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अमेरिका में भी इस पर रिएक्शन आया है। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने एक्स पर पोस्ट किया कि वो इस खुले दबाव के खिलाफ ताइवान के साथ खड़े हैं। सीनेटर टेड क्रूज ने मॉरिशस की आलोचना की और कहा कि वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन करने पर तुले हुए लगते हैं। अब इस घटना को अगर जूम आउट करके देखें तो ये कोई इकलौती घटना नहीं है। ये चीन की एक बड़ी और लंबे समय से चल रही स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसे एनालिस्ट एनाकोंडा स्ट्रैटेजी कहते हैं। जैसे एनाकोंडा सांप अपने शिकार को धीरे धीरे घेरता है, कसता है और दम घोट देता है, वैसे ही चीन ताइवान को डिप्लोमेटिक तौर पर धीरे धीरे अलग थलग करता जा रहा है। इसको समझने के लिए एक नंबर देखिए। 2016 में जब ताइवान के प्रेसिडेंट इंग वेन सत्ता में आए थे, तब ताइवान के 22 डिप्लोमेटिक अलाइज थे। उसके बाद से एक एक करके देश टूटते चले गए। साओ टोमे एंड प्रिंसिपे, पनामा, डोमिनिकन रिपब्लिक, एल साल्वाडोर, बुर्किना फासो, सोलोमन आइलैंड, किरिबाती, निकारागुआ, होंडुरास और नाउरू, 10 देश चीन की तरफ चले गए थे। 22 से सिकुड़कर वो 12 रह गए थे और हर बार पैटर्न एक ही जैसा होता था। चीन इन छोटे देशों को बड़े इकोनॉमिक पैकेजेस ऑफर करता था। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, लोन, ट्रेड डील और शर्त सिर्फ एक हुआ करती थी, ताइवान से रिश्ता तोड़ने की। होंडुरास ने ताइवान से करीब 18,600 करोड़ रुपए का पैकेज मांगा था, जिसमें एक हॉस्पिटल, एक डैम और उनके नेशनल डेट का एक हिस्सा शामिल था। ताइवान ने मना किया, होंडुरास चीन की तरफ चला गया और अब ये नया तरीका है। सीधे किसी देश से रिश्ते तोड़वाना तो एक बात है, लेकिन किसी तीसरे देश पर दबाव डालकर ताइवान के प्रेसिडेंट की फ्लाइट तक रुकवा देना, ये एक नया लेवल दिखाता है। ये दिखाता है कि चीन अब सिर्फ ताइवान के दोस्तों पर नहीं, बल्कि रास्ते में आने वाले हर देश पर अपना दबाव बनाने को तैयार है। अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि 12 छोटे छोटे देश ताइवान को मान्यता दे या नहीं दे, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो देखिए, ताइवान तो वैसे भी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों से अनऑफिशियल रिलेशंस रखता है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में दुनिया का लीडर है। दुनिया की करीब 90% एडवांस चिप ताइवान की कंपनी TSMC बनाती है। लेकिन फर्क पड़ता है और बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। पहला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ताइवान WHO, ICAO जैसे ग्लोबल बॉडीज में मेंबरशिप चाहता है और इसके लिए उसे सॉवरेन स्टेट के तौर पर सपोर्ट चाहिए। जितने कम देश होंगे उतना ही उसके लिए ये काम मुश्किल हो जाएगा। दूसरा आता है नैरेटिव। चीन का कहना है कि ताइवान कोई देश नहीं है, बल्कि एक ब्रेक अवे प्रोविंस है, जो कि आखिरकार चीन का हिस्सा ही बनेगा। अगर कोई देश ताइवान को मान्यता नहीं देता तो चीन इसे अपने नैरेटिव की जीत के तौर पर दिखाता है। ऐसे में हर एक अलाय का जाना चीन के इस दावे को और मजबूत करता है कि ताइवान इंटरनेशनल कम्युनिटी में अकेला है और गैर जरूरी है। तीसरा कारण है सिक्योरिटी। अगर कभी ताइवान स्ट्रेट में मिलिट्री क्राइसिस हो जाता है तो ताइवान को इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए होगा, और वो सपोर्ट तभी आएगा जब दुनिया ताइवान को एक वैध एंटिटी मानेगी। तो इसलिए ये 12 छोटे देश सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये ताइवान के अस्तित्व की लड़ाई का एक सिंबल भी है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि और तीखी होने वाली है। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ठीक उसी दिन जब ताइवान की ट्रिप कैंसिल हुई, बीजिंग में मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट से मुलाकात की और अफ्रीका के विकास में चीन की मदद का वादा किया।
ये टाइमिंग देखिए कि एक तरफ ताइवान का प्रेसिडेंट अफ्रीका नहीं जा पा रहा है और दूसरी तरफ चीन का प्रेसिडेंट अफ्रीकी लीडर्स के साथ हाथ मिला रहा है। तो ये एक साफ मैसेज है कि अफ्रीका हमारा एरिया है। 2024 में भी चीन अफ्रीका कोऑपरेशन फोरम यानी कि FOCAC की लीडर स्टेटमेंट में लिखा गया था कि ताइवान चीन के टेरिटरी का अलग ना हो सकने वाला हिस्सा है। अफ्रीका का हर देश इस्वातिनी को छोड़कर इस बयान पर साइन भी कर चुका है। ताइवान के 12 बचे हुए अलाइज में से सबसे ज्यादा खतरे में हैती को माना जाता है। वहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है, गैंग्स का कंट्रोल है, इकोनॉमी भी तबाह है और ऐसे में चीन जैसा ताकतवर देश अगर मदद का हाथ बढ़ाए तो हैती के लिए ताइवान को छोड़ना कोई मुश्किल फैसला तो नहीं होगा। लेकिन ताइवान ने हार नहीं मानी। 2026 में ताइवान ने अपने लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन एलाइज के लिए करीब 270 करोड़ रुपए की अतिरिक्त विदेशी मदद का ऐलान भी किया है। सेंट विसेंट एंड ग्रेनाडीज में AI बेस्ड पब्लिक सेफ्टी प्रोजेक्ट लगाया है जिसमें 300 सर्विलांस कैमरे शामिल हैं। एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर में ये प्रोजेक्ट्स चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि चीन की इकोनॉमिक ताकत और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के सामने ताइवान कब तक टिक पाएगा और 12 में से कितने और कम होंगे, और अगर ये नंबर 0 तक पहुंच गया तो ताइवान के लिए इसका क्या मतलब रह जाएगा। एक बात तय है कि ये सिर्फ डिप्लोमेसी की लड़ाई नहीं है, ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें एक छोटा सा देश, छोटा सा आइलैंड अपनी पहचान, अपने वजूद और अपनी आवाज के लिए लड़ रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक चीन उसे चुप कराने की पूरी कोशिश कर रहा है। आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए खबर गांव के साथ। नमस्कार।